हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी ने आज एनडीए का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था उसकी डेट जारी कर दी है। तो जो अब एनडीए का एग्ज़ाम होगा वो 6 सितंबर 2020 को होगा। तो इस डेट को लेकर यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया है हर एक बच्चे के दिमाग में कि भाई पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि जो एनडीए 2020 की जो डेट थी वो भी 6 सितंबर ही थी और फर्स्ट की भी डेट यही आ गई है। तो क्या दोनों एग्जाम इकट्ठे होंगे, मतलब फर्स्ट भी सेकंड भी इसी में लिया जाएगा, या दोनों कंबाइन करके वैकेंसीज बढ़ा दी जाएंगी, या जो बच्चा एलिजिबल था फर्स्ट के लिए एनडीए फर्स्ट के लिए वो सेकंड में एलिजिबल नहीं था तो क्या वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे बता दूंगा कि सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि भाई कैसे क्या ये चीज़ है, और अगर आप एलिजिबल हैं या आप ये वाला जो टेस्ट है 6 सितंबर को होने वाला वो देना चाह रहे हैं या देंगे, तो आपके लिए एनडीए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और पहले अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, या आपका लास्ट अटेम्प्ट है या आपका क्लियर नहीं हो रहा है एग्जाम, तो बेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है एनडीए के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्वेरी है कि भाई आपकी कि जो एनडीए फर्स्ट था वो पोस्टपोन हो गया और 6/9/2020 को हो गया, ठीक है। और एनडीए टू की भी डेट यही थी कि 6/9/2020 को होगा। तो ये कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि भाई क्या दोनों एक साथ लिए जाएंगे या दोनों कंबाइन किया जाएगा। तो ऐसा कुछ अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया यूपीएससी ने कि भाई दोनों कंबाइन होंगे कि क्या होगा, लेकिन यूपीएससी ने ये बताया कि भाई जो एनडीए फर्स्ट का एग्जाम है वो 6/9/20 को होगा, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आया है उसके नीचे एक स्टार पॉइंट में ये भी लिख रखा है यूपीएससी ने कि भाई अगर अगर जो कोरोना की जो पेंडेमिक है या जो एपिडेमिक है कि अगर वो ज्यादा फैल गई तो ये एग्जाम दोबारा पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन लेकिन मैक्सिमम चांस ये है कि आपका जो एग्जाम होगा इंडिया का वो इसी टाइम पे होगा, इसी डेट को होगा, और ये वनडे एग्जाम होता है ये भी आपको पता है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ डेट में चेंजिंग हुई थी जो पोस्टपोन होके अब दोबारा जारी की गई यूपीएससी के द्वारा, और अब 6 सितंबर 2020 को आपका एनडीए का एग्जाम होगा। तो पहली चीज तो ये दूर हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि भाई मैं अगर एलिजिबल था एनडीए फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं था तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम हो रहा है ये कंडक्ट हो रहा है एनडीए फर्स्ट का। अगर आप फर्स्ट में एलिजिबल थे तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे और आप 6/9/2020 को होने वाले एग्जाम में अपीयर होंगे और उसको क्लियर भी करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपका दूर हुआ। और ये हो सकता है कि भाई अगर अगर मैं इस एग्जाम में बैठ रहा हूँ एनडीए फर्स्ट में, ठीक है, और मैं एलिजिबल था एनडीए सेकंड के लिए लेकिन एनडीए फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मैं क्या करूँगा? तो भाई आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप एग्जाम देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्म डाला तो उसमें 12th अपियरिंग भरा होगा, या अगर आप 11th में तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म डाला है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 11th में एग्जाम अपियर कर देते हैं मान लो, तो फिर आप एसएसबी नहीं जा सकते, ठीक है, वहां से आप वापस निकाल दिए जाओगे। तो अगर आप 12th अपियरिंग या 12th पास हैं तो ही एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना चाहो, एग्जाम प्रेशर वगैरह देखना चाहो तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेरीज थी एनडीए के बारे में। और एक आधा क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भाई अब जो सबसे मेन क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई हमारे पास अब कितने महीने रह गए? 3 महीने रह गए, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर, ठीक है। तो मतलब 6 तारीख को आपका एग्जाम होगा 3 महीने बाद। तो 3 महीने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है एनडीए को क्लियर करने की फर्स्ट अटेम्प्ट में? क्या हमें टाइम टेबल देखना है कि भाई कितने घंटे में रोज पढ़ना चाहिए, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए यूनिक सब बच्चों से कि भाई हम एग्जाम को क्रैक कर सकें फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए मैं एक परफॉर्मर एनडीए का आपको बताता हूँ कि भाई
कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं एनडीए एग्जाम को। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई एनडीए में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। पहला मतलब 2 पेपर होते हैं, पहला तो मैथ्स का होता है, दूसरा जीएटी का होता है। जीएटी में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन जीके के होते हैं, ठीक है। और मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स में 120 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, और जीएटी 600 मार्क्स का होता है। तो दोनों मिला के जो एग्जाम होते हैं वो 900 मार्क्स के होते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि भाई टोटल जो मार्क्स होते हैं मैथ्स में और जीएटी टोटल मिला के एनडी में 900 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। तो अब जीएटी में क्या पार्ट होता है, जीएटी में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इको, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ होती है। जनरल साइंस और जनरल साइंस, ये दोनों ये सारे मिला के होते हैं 100 क्वेश्चंस। और जीएटी में जो सबसे पहले पार्ट होता है वो होता है इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब होता है सिलेबस के बारे में कि भाई टोटल सिलेबस क्या है एनडीए का, मैथ्स का, जीएटी, ये सब मिला के। तो आपको वो स्ट्रेटजी अपनानी है कि जो भीड़ से अलग हो, जो मतलब जो हर बच्चा अपनाता है वो नहीं अपनानी। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो। तो आपको बिल्कुल यूनिक स्ट्रेटजी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने की। अब एक बंदा क्या करेगा, भाई पूरा सिलेबस पढ़ लेगा 3 महीने में, वो सिलेबस ही पढ़ता रह जाएगा, उसको सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह करने का, जो मॉक टेस्ट लगाने का टाइम नहीं मिलेगा। एक बंदा सीरियस जो एस्पिरेंट होगा वो सब कुछ नहीं पढ़ेगा, वो सिलेक्टेड चीजें पढ़ेगा और सिलेक्शन ले जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको वो सीरियस एस्पिरेंट ही बनना है। हमारे साथ हम बताएंगे, हम परफॉर्मर्स बताएंगे कि भाई कैसे आपको पढ़ना है और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जो कि मैं बात कर रहा हूँ एक टारगेटेड बैच की, ठीक है। अगर टारगेट बैच लें 3 मंथ्स का एनडीए का, जो कि 6 सितंबर 2020 को होने वाला है, ठीक है। तो 3 महीने में आप क्या क्या अपना सकते हैं मैं वो बताता हूँ। तो आपको लगभग 10 घंटे पढ़ना है रोज की रोज। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो 10 घंटे बहुत है आपको पढ़ने के लिए एनडीए के लिए। कोई ये सोचता हो कि मैं आईएएस की तरह पढ़ूंगा 10 से 16 घंटे, मतलब 15 से 16 घंटे पढ़ूंगा और इतना पढ़ जाऊंगा कि भाई सिलेक्शन ले लूंगा, या कोई ये सोचता हो और स्मार्ट बनता हो कि भाई मैं तो सब कुछ आता है मेरे को और मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ और मैं 3 से 4 घंटे पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर दूंगा, तो भाई वो भी गलत है। ना तो कम पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ना ही बहुत ज्यादा पढ़ने से आप कोई तीर मार पाओगे एग्जाम में, ठीक है। एक नॉर्मल बंदा है जो सीरियस मतलब सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, तो एक सीरियस एस्पिरेंट है तो वो मैक्सिमम 10 आवर्स पढ़ेगा और सीरियसली पढ़ेगा। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, सीरियस पढ़ रहे हैं, तो भाई इनफ है वो एनडी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि 10 आवर्स आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपनी स्टडी के लिए। तो अगर आप 4 घंटे अगर आप मैथ्स को देते हैं, 2 घंटे अगर आप इंग्लिश को देते हैं, ठीक है, फिर 1 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स को देते हैं, 2 घंटा अगर आप जनरल साइंस को देते हैं, और 1 घंटा अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सब देते हैं। तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कौन से बुक लेनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, साइंस बैकग्राउंड के लिए क्या, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो भाई 4 घंटे तो मैथ्स में होने ही होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई भी छोटा चैप्टर उठाया तो उसकी थ्योरी क्लियर करने में, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने में, फिर क्वेश्चंस कुछ गलत होंगे उनको समझने में, या कुछ कॉन्सेप्ट गलत हो गया या कुछ कॉन्सेप्ट आप भूल गए तो दोबारा उसकी थ्योरी देखने में, तो ऐसे ही कुछ चलता रहता है और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उसमें रोज का अगर मान लो आपने एक कोई छोटा चैप्टर उठा लिया, मान लिया आपने लॉगरिथम उठा लिया,
तो लोगरिथम में आपने थ्योरी पढ़ी, फिर क्वेश्चंस लगाए, तो क्वेश्चंस हर जगह से उठाने हैं कि भाई यहाँ से ये बुक मिल गई, ये उठा लिया, यहाँ से मिल गई, ये उठा, तो आपको क्वेश्चन करते रहने हैं। तो ऐसा अगर आप छोटे चैप्टर आप इजीली एक दिन में कर सकते हैं, कोई बड़ा चैप्टर अगर 2 से 3 दिन लग सकते हैं, तो ऐसा करके आपको 4 घंटे रोज मैथ्स करना ही करना पड़ेगा। मैं बुक बता देता हूँ कौन सी आपको फॉलो करनी है। एक तो है क्या, डॉक्टर आर एस अग्रवाल, जिसको बेसिक्स क्लियर करने हैं वो पहले ये करे, आर एस अग्रवाल, एनडीए की बुक आती है इसकी। उसके बाद आपको अरिहंत की एनडीए पाथ फाइंडर उठानी है, ठीक है, और वो बिल्कुल क्लियर कर देनी है इन 3 महीने के टारगेटेड बैच के अंदर। मतलब ये नहीं कि 3 महीने आप ये कर रहे हो सारा, नहीं, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लास्ट के 15 डेज में आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट लास्ट के 15 डेज में लगाने हैं, और वो मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस सेट्स भी हो सकते हैं, वो मॉक टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हो सकते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो आप क्या करिए, उठाइए पेपर्स को और टाइमर भरिए, और वही एग्जाम का प्रेशर लेते हुए उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और देखिए कि आपका क्या स्कोर आता है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट लेकिन आपको कब देने हैं, मॉक टेस्ट आपको 2.5 महीने होने के बाद, लगभग 15 से 20 दिन जो लास्ट के बच जाएंगे, उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं। भाई क्या हो गया, डॉक्टर आर एस अग्रवाल हो गया, एनडीए हो गया, अरिहंत एनडीए पाथ फाइंडर हो गया। थोड़ा और अगर आप थोड़ा और लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर डी शर्मा के। भाई यहाँ से भी क्वेश्चन फंसते हैं पक्का, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा करते हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगर आपको रैंक बेहतर लेके आनी, बहुत बेहतर लेके आनी, अगर आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा आपका बहुत हेल्प करने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो आपको 2 घंटे इंग्लिश में देने हैं। इंग्लिश के लिए एक मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव इसकी एसपी बख्शी, ये राइटर है इस बुक के। ऑब्जेक्टिव के मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुत प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है इंग्लिश में, एसपी बख्शी। आप और भी फॉलो कर सकते हैं, एमबी पब्लिकेशन आती है, वो भी फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश की थ्योरी के लिए आप भाई पाथ फाइंडर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पाथ फाइंडर जो पीछे दिया हुआ है उससे आप कंसेप्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश में क्या आता है। तो इंग्लिश में वही 2 चीज आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश होती है, वोकैब होती है, तो आप उन्हीं को फोकस करना होता है। प्रैक्टिस के लिए ये होता है, मतलब वोकैब वगैरह के लिए, पाथ फाइंडर में थ्योरी के लिए ही होता है। लेकिन और अगर आप वोकैब पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट पे जा सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं किसी भी वोकैब के, कोई बुक डाउनलोड कर सकते हैं वोकैब के स्पेशल। अगर आपको याद नहीं होते तो आप उनके मिनोमिक्स या निमोनिक्स निकाल के आप याद कर सकते हैं कि भाई कैसे एक वर्ड को हम रूट वर्ड्स के साथ याद कर सकते हैं वोकैब को। तो बहुत तरीके होते हैं वोकैब याद करने के, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 1 घंटा याद करना है आपको, डेली 1 घंटा बिताना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जीएटी में इंग्लिश के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो करंट अफेयर्स में आपको 1 घंटा बिताना है। करंट अफेयर्स ये बता देता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण भाई बेस्ट बुक है, थ्योरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। डिटेल में पढ़ने के लिए बेस्ट मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। 1 घंटा अगर आप रोज कुछ भी टॉपिक उठा लीजिए उसमें, या एक पेज उठा लीजिए, उसको आप इजीली पढ़ते हैं तो आप आराम से कवर कर लोगे 3 महीने में। और कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है आपको, पढ़नी है जनवरी से लेके कहाँ तक, अगस्त मिड तक, अगस्त मिड तक पढ़नी है करंट अफेयर्स। अगर एग्जाम 6 सितंबर को ही होता है तो वो आपको पता लग जाएगा कि अगर कोरोना की बीमारी अगर ज्यादा नहीं बढ़ी, मतलब वैसे तो बढ़ रही है लेकिन किसी तरह से कुछ ना कुछ सेफ्टी वगैरह हो गई तो आपका एग्जाम होगा। ये लिखा हुआ है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, ये नोटिस में दे रखा है नीचे स्टार मार्क करके कि भाई मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम आपका इसी डेट को हो, लेकिन और कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जिसके बाद हमें ये पोस्टपोन करना पड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इसी डेट को होगा। तो ये होगी आपका करंट अफेयर्स का पार्ट। अगर आप जनरल साइंस की बात करें, देखो इसमें आप डिपेंड करता है कि भाई बैकग्राउंड कौन सा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो जनरल साइंस में कम फोकस करिए थोड़ा, और अगर आप मैथ में दे जाते हैं तो वहां दीजिए। अगर आप कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो भाई जनरल साइंस को पढ़िए, ठीक है। जनरल साइंस 2 घंटे पढ़िए,
साइंस बैकग्राउंड से जरूरी नहीं है 2 घंटे पढ़ेगा, लेकिन वो यहाँ पे फिर 2 घंटे मान 1.5 घंटा पढ़ा तो आधा घंटा निकाल के मैथ में दे सकता है। तो ये बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि भाई कौन से बैकग्राउंड से वो बंदा आ रहा है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो कम कम पढ़ेंगे, जी के जनरल साइंस ये मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई मेरे को आती है। हाँ भाई साइंस के बंदों को आती भी रहती है, ये जरूरी नहीं है कि उनको आती नहीं होगी। आर्ट कॉमर्स के जो आर्ट और कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको भाई 2 घंटे लगाना पड़ेगा। अब कहाँ से पढ़ सकते हैं वो बता देता हूँ। पहले तो जनरल साइंस आप पढ़ सकते हैं कहाँ से, जो पाथ फाइंडर की जो बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं और थ्योरी दी होती है, वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो और थोड़ा और पढ़ना है आपको, और ज़्यादा नॉलेज देनी है तो आप लूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, जनरल साइंस की, ठीक है, वो बुक ले सकते हैं। उसके बाद आता है, मैंने 1 घंटा दिया हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इको को। तो कई बार बंदे गलती करते हैं, भाई मैं बता देता हूँ आपको, जीएटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के पीछे बंदे पड़े रहते हैं और अपने सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल लेते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना, आपको बिल्कुल यूनिक स्ट्रेटजी लेनी है, आपको बहुत कम फोकस करना है इस पे। अगर इस पे मतलब ये नहीं कि हटाना है, फोकस बिल्कुल हटा लेना है। 1 घंटा पढ़ना है, मैं बता देता हूँ, कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। सिर्फ क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट है, ऑब्जेक्टिव लूसेंट या तो बुक ले सकते हैं या मैं फ्री में जो पढ़ देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेनी है ऑब्जेक्टिव लूसेंट की। तो उसमें क्या होता है, उसमें मान लो एक सेक्शन है एंशिएंट इंडिया का, उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे होंगे, उसमें एक प्रैक्टिस सेट में 25 से 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक सेक्शन उठाइए, उनमें से कुछ प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो डेली अगर ऐसे करेंगे 1 घंटे में तो आपका बहुत ज्यादा पार्ट कवर हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस सेक्शन में, ठीक है। तो ये सब तो पार्ट हुआ कि भाई कैसे आप अपने 10 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। हम आपको बताता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक सीरियस एस्पिरेंट की, एक यूनिक स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि आप भीड़ के पीछे नहीं भाग रहे, आपको एक अलग तरीका लेना है, यूनिक स्ट्रेटजी लेनी है क्लियर करने की एनडीए को। तो मैथ्स में मैंने बता दिया कि भाई 4 घंटे देने, और इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भाई आप किसी को लीव कर रहे हो, आप डिटेल में पढ़िए मैथ को, मैंने बुक बता दी कौन कौन सी है वो पढ़िए। उसके बाद इंग्लिश का आता है, तो इंग्लिश में मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव एसपी बख्शी का, एमबी पब्लिकेशन और पाथ फाइंडर की लिए थ्योरी और वो क्या वगैरह कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। ज्यादा ही वो क्या पढ़ना है तो मैंने बता दिया कि भाई आप नेट पे कोई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इजी बुक जो आपके मतलब बुक्स तो बहुत है लेकिन वो बुक लीजिए, पढ़ के देखिए जो आपके वो क्या दिमाग में फिट हो रही है। अगर फिट नहीं हो रही तो भाई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, वो क्या की बुक पढ़ने की बहुत बुक्स हैं, आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स मैंने बता दिया कि भाई प्रतियोगी दर्पण जो मैगजीन है बहुत रेलिवेंट मैगजीन है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए और डिफेंस के लिए तो भाई है ही, ठीक है, एनडीए सीडीएस इन सब के लिए बेस्ट है ये वाली मैगजीन। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल साइंस के तो भाई वो मैंने बता दिया बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि भाई वो कॉमर्स से या साइंस से है वो देख सकते हो। उसके बाद ये वाला सेक्शन ऑब्जेक्टिव लूसेंट इनफ है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। मैं बता देता हूँ बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एनडीए की जो रिटर्न है उसमें मैथ्स में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन फिर जब जीएटी में जाते हैं सेकंड पेपर में तो क्या करते हैं भाई इंग्लिश तो कर लेते हैं और जब जीएटी के सेक्शन जाते हैं तो क्या करते हैं साइंस अटेम्प्ट करेंगे, कुछ साइंस अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे, भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं नहीं, वो क्वेश्चन उनको बहुत कम आ रहे होंगे लेकिन वो फिर भी ये सोचते हैं कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, और वो ऐसे ऑप्शन लगा जाते हैं ओएमआर शीट में मार करते रहते हैं, सर्कल करते रहते हैं, इसका बी हो गया इसका सी हो गया, और फिर वो क्वेश्चन गलत होते हैं। मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन गलत होते हैं और फिर वो उनके जो मार्क्स वो नेगेटिव जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। 1/3 होती है मतलब कि अगर आपको 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो ऊपर वाला भी उठा ले जाएगा, सही क्वेश्चन जो आंसर है आपका वो भी उठा ले जाएगा। तो बहुत ही सीरियसली आपको एग्जाम में देखना होता है, एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि भाई नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचूं, कैसे मैं उतने क्वेश्चंस करूं जो मेरे बिल्कुल ठीक हो। तो आप कैसे कर सकते हो कि भाई अगर मैथ में आप 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भाई इनफ है, उससे आगे मत जाइए, तुक्का मत मारिए। अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत है भाई वो। अगर आप इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 120 में से 60 से 70, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आता है, अगर उसमें से आप 35 से 40 या 30 से 35 स्कोर कर रहे हैं तो भाई वो भी बहुत है इंग्लिश में।
करंट अफेयर्स में 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हो उसमें से आप 7 से 8 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो वो भी बहुत है भाई, वो भी बहुत है। करंट अफेयर्स में जनरल साइंस में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन जनरल साइंस से आते हैं। अगर आप उसमें से 30 के करीब ठीक कर लेते हो, 30 के करीब, तो भाई मैं ये लिख के दे रहा हूँ, मैं एक परफॉर्मर लिख के दे रहा हूँ कि भाई आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। फिर आपको इस सेक्शन में भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये सब कर लेते हो तो, ठीक है। फिर भी अगर आप अच्छे रैंक में जाते हो, आपने इस पर फोकस किया है, तो इसमें भी 20 से 30 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 10 क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक कर लिए, तो भाई आगे बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए, क्योंकि आपने 40 नंबर स्कोर कर लिए, 40 नंबर स्कोर कर लिए, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। आपने 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स स्कोर सिक्योर कर लिए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, तो उससे आगे मत जाइए कि भाई इस मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, इसका बी हो सकता है, सी हो सकता है, उस झंझट में बिल्कुल मत पड़िए। आप देखिए कि भाई ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे एनडीए को, ठीक है। अब हमारी तरफ से वन शॉट डिफेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं गारंटेड बैच एनडीए का, जो आपके सिलेक्शन तक चलेगा, मतलब जो आपका एग्जाम है 6 सितंबर को वहां तक चलेगा, और हम आपको बहुत ही भयंकर तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके से इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा देंगे कि भाई आप, गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर हमारे साथ पढ़ लेंगे सीरियसली तो आपका जो सिलेक्शन है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हमारी टीम के साथ पढ़ेंगे, हमारी टीम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगी एनडीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। हमारे साथ पढ़ के आप 100% ये सोच सकते हैं कि भाई मैं एग्जाम को क्लियर कर दूंगा। तो ये कहना चाहूंगा कि भाई ये सब स्ट्रेटजी लेके हमारे साथ पढ़ के आप एनडीए को इजीली क्रैक कर लोगे। और आप ये कहना चाहूंगा कि भाई जो ये मैंने वीडियो बनाई है ये स्पेशल एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है, लेकिन एयरफोर्स वाले के साथ बता दूंगा कि भाई एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं उनका भी एग्जाम नहीं है। एयरफोर्स ने ये नोटिफिकेशन डाला है कि भाई जून के जो लास्ट वीक है उसमें हम बताएंगे कि भैया एग्जाम कब होने वाला है। तो आपका अगर एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में हो, तो अब अगर हमारी ये एनडीए वाली सीरीज देखेंगे तो भाई इसमें भी आप इजीली कवर करेंगे हर एक पार्ट को। और अगर आप एनडीए में सारे क्वेश्चंस मतलब अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एयरफोर्स में 25 के 25 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, एक एक क्वेश्चन फोड़ के आएंगे और टाइम से पहले फोड़ के आएंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ और ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप इजीली सिलेक्शन ले पाएंगे अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाइए और हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइबर भी कीजिए, मतलब बढ़वाइए सब्सक्राइबर्स को, और सब्सक्राइब कीजिए अपनी तरफ से भी, और हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिए और एक जाबाज ऑफिसर बन के दिखाइए, देश की सेवा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।